स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं पेट के सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, अशोक सिलेबस के अनुसार। और हम मौर्य साम्राज्य में उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानने से पहले जाने मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कई स्रोतों से मिलती है, जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हो जाएगा इंडिका पुस्तक जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य जी ने लिखा था। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है राजतिरंगड़ी जिसे कल्हड़ ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है मुद्रा राक्षस जिसे विशाखादत्त जी ने लिखा है। तथा इसके साथ साथ बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद यानी जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थीं, एक दुर्धरा जो घनानंद की पुत्री थी एवं दूसरी थी कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ये दोनों जब युद्ध में हार गए, घनानंद हारा तो उसकी बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया एवं जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हारता है तो उसकी बेटी कार्नेलिया से जो चंद्रगुप्त मौर्य है शादी कर लेता है। देखते हैं जैन धर्म की शिक्षा इसे किसने दी थी। तो जैन धर्म की शिक्षा जो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु नामक के बौद्ध जैन भिक्षु ने इसे शिक्षा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इसने सरकारी खर्चे से सुदर्शन झील यानी गुजरात में जो सुदर्शन झील है, पूछता सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट्स, तो इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इस श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में इसकी मृत्यु हुई थी संलेखना विधि से। संलेखना विधि से क्या होता है कि अपने प्राण को आत्मा को सताकर प्राण को त्याग देना होता है। भूखे प्यासे आपको खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, यानी अपनी आत्मा को सताना है। उसके तदुपरांत आपका प्राण निकल जाता है। नेक्स्ट, इसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार आया मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक। तो बिंदुसार में को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात मतलब जो शत्रुओं को नाश करने वाला हो। ठीक, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। इसकी माता का नाम दुर्धरा था, यानी घनानंद की जो पुत्री थी उसका एक पुत्र था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश ने अपना राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने डायनोसियस को भेजा था। इसके समय में तक्षशिला यानी काश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए इसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। लेकिन युद्ध में जो युद्ध को शांत करने के लिए जब सुसीम गया वो पूर्णतः असफल साबित हुआ, यानी जो युद्ध हो रहा था उसे दबा नहीं पाया। उसके बाद इसने तुरंत अशोक को भेजा। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक जब जाता है कश्मीर में, अशोक बड़े ही क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को दबा देता है। हमें अब देखते हैं अशोक, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक अशोक ही है। अशोक में देखते हैं इसका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसकी मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था।
उसके बाद इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त से ली थी। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा की जो प्रेरणा मिली थी इसकी कि बौद्ध शिक्षा हम कैसे लें, इसकी प्रेरणा जो थी इसी का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। निग्रोथ ने इसे बौद्ध धर्म की प्रेरणा दी थी, तो ये जाकर उपगुप्त नामक ये बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, इसका पिता बिंदुसार, अशोक का पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी और ये स्वयं बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि बौद्ध धर्म को मानते हुए किसी ये इसका पर्सनल धर्म था, ये अपने आप जो बौद्ध धर्म मानता था तो ये नहीं कहता था कि पूरी प्रजा बौद्ध धर्म माने। धार्मिक मामले में बहुत ही सहिष्णु था, यानी ये सभी धर्मों का सम्मान करता था। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभिलेख लिखने की प्रेरणा इसे कहाँ मिली थी। तो ये अभिलेख लिखने की प्रेरणा इसे इराक के राजा डेरियस अथवा दयाबाहु से मिली। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता, चूँकि अशोक के बारे में बेसिकली कि हमको सिलेबस में दिया था, तो अशोक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे तो शायद कोई क्वेश्चन फंस जाए जिससे हमारा क्वेश्चन एक छूट जाएगा। तो जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा इसे मिली थी इराक के राजा डेरियस अथवा दयाबाहु से मिली थी। कलिंग आक्रमण देखते हैं। कलिंग आक्रमण राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जब 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का राजा जो था नंदराज था उस समय, और कलिंग पर आक्रमण करने का इसका मेन उद्देश्य था हाथियों को लेना। हाथियों के लिए इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग में इतनी ज़्यादा हत्याएं हुई महिलाओं की, छोटे बच्चों की, इससे इसका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यानी कलिंग आक्रमण के भीषण नरसंहार के बाद इसका मन पूरी तरह से विचलित हो गया उस समय। इसके बाद ये तुरंत बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म की इसको जो शिक्षा दी थी तो उपगुप्त ने दिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वयं के बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दिया था। क्योंकि इसका जो पिता था बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो इसने बराबर की पहाड़ी जो गया में स्थित है, बराबर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर 4 गुफाएं इसने दान में दे दिया था। नाम उनका क्या था? सुदामा, कर्ण, चौपाल तथा विश्व झोपड़ी। ये 4 जो है गुफाएं इसने दान में दे दिया था। इससे ये सिद्ध ये भी होता है कि ये धार्मिक मामलों के प्रति बहुत ही सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। यह भारत का पहला शासक था जिसने अपने संदेशों को शिलालेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। यानी शिलालेख के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य है जो ये अशोक किया था, जो कि पहला शासक बना भारत का। और इसे इसकी शिक्षा कहाँ से मिली थी और कि शिलालेख लिखा जाए तो इसके प्रेरणा मिली थी इसे इराक के राजा डेरियस अथवा दयाबाहु से। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी, अशोक के जो अभिलेख थी उनकी भाषा प्राकृत थी, उसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। वो 4 लिपियाँ कौन कौन सी हैं? पहली लिप ब्रह्मी लिप, यह मूलतः भारत में है, जितने भारत में शिलालेख मिले हैं इसके शिलालेख अथवा अभिलेख, उसमें ब्रह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि इसने अपनाया है। अफगानिस्तान में इसने अरमाइक लिपि का उपयोग किया है। और जो एक ग्रीक लिपि थी वो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली है। यानी जितने भी अभिलेख या शिलालेख अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिले हैं उसमें ग्रीक लिपि का उपयोग किया गया है।
अफगानिस्तान में, मेन अफगानिस्तान में तो अरमाई लिपि का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में प्राप्त की थी। यानी अगर पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसको मिली, तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसप। अब कब? 1837 ईस्वी में। अशोक ने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं को प्रिय लगने वाला लिखवाया है। गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, मास्की, नेटूर तथा उदयगोलान जो कर्नाटक में अभिलेख हैं, उसमें इसने अपना स्पष्ट नाम अशोक लिखवाया है। उसके पहले जब देवनाम प्रियदर्शी था तो जितने भी महान दार्शनिक या पढ़ने वाले लोग हुए तो कंफ्यूज हो जाते थे कि है कौन आखिर देवनाम प्रियदर्शी। तो जब गुर्जरा और ये मास्की, नेटूर तथा उदयगोलान में कर्नाटक में अभिलेख मिले तो उसमें इसका स्पष्ट नाम मिला कि अशोक, और उसमें भी देवनाम प्रियदर्शी, अशोक देवनाम प्रियदर्शी लिखवाया था। तब इससे सिद्ध होता है कि ये जो देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया था ये अशोक के लिए ही लिखा गया था। इसके भाब्रू अभिलेख जो राजस्थान में पाया गया, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की चर्चा किया गया। पूछता कि भाब्रू अभिलेख कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछता भाब्रू अभिलेख कहाँ मिला, तो ये राजस्थान में पूछ लेगा क्वेश्चन भाब्रू अभिलेख में किसकी चर्चा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की संख्या थी जो 7 थी। पहला रुमनदेही, दूसरा कौशाम्बिक, तीसरा टोपरा, चौथा मेरठ, पांचवा रामपुरवा, छठवां लौरिया, सातवां नंदनगढ़ तथा लौरिया हरिराज। इन 7 अभिलेखों में जो इम्पोर्टेंट होगा हम उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। देखते हैं रुमनदेही अभिलेख। तो रुमनदेही अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में मिला है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। क्वेश्चन पूछता कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें सबसे छोटा अभिलेख कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुमनदेही अभिलेख। मिला कहाँ है? नेपाल में मिला है, नेपाल के लुम्बिनी में मिला है। इसमें प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कौशाम्बिक अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश में मिला है। कौशाम्बिक अभिलेख उत्तर प्रदेश में मिला है। इसमें इसने अपने पत्नी के द्वारा किए गए दानों की चर्चा की है, यानी इसकी पत्नी जो कारुवाकी थी उसकी चर्चा की है। ये कारुवाकी से काफ़ी प्रेम करता था। इसकी 5 पत्नियां थी लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम कारुवाकी से करता था। तो ये जो कौशाम्बिक अभिलेख है उसमें कारुवाकी के द्वारा किए गए दानों पर चर्चा, इसमें रानी के द्वारा किए गए दानों का चर्चा, इसीलिए इसे कहा जाता है रानी का अभिलेख। पूछ लेगा इनमें से कौन सा रानी का अभिलेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बिक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ साथ कौशाम्बिक अभिलेख को जो अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट था टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हरियाणा में मिला है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या। अभी तो हम लोग अभिलेख देखे हैं, तो अभिलेखों की संख्या 7 थी, जो उसे कभी कभी लघु अभिलेख भी कहा जाता है। शिलालेखों की संख्या 14 है। प्रथम शिलालेख, तो प्रथम शिलालेख इसमें अहिंसा पर बल दिया गया। इसको भी हम वही देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, अदर को नहीं। 14 को हम देखने वाले नहीं हैं। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा हम उन्हीं को देखेंगे। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी इसमें कहा गया है कि लोग हिंसा ना करें, पशुओं को या लोगों आपसी मतभेद ना करें, लड़ाई युद्ध ना करें, और पशुओं को जिस तरह से पशुओं को काटते हैं ये सब बंद कर दें। द्वितीय शिलालेख में ये कहा गया है, इसमें दक्षिण भारत के 3 राज्य चेर, पांड तथा चोल वंश की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्वितीय शिलालेख, यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा दक्षिण भारत के 3 राज्य चेर, पांड तथा चोल वंश की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है, शिलालेख में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय शिलालेख में।
नेक्स्ट देखेंगे तृतीय शिलालेख। इसमें राजू, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की गई। ये जो राजू, युक्तक थे तथा प्रदेशक, ये तीनों अधिकारी थे। राजू के बारे में कहा गया है, अशोक ने कहा है कि राजू जैसे ध्येय माँ को देकर बच्चा, एक माँ अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करती है, फ्री महसूस करती है अपने बच्चे के प्रति, उसी प्रकार राजू को भी नियुक्त किया गया है। अगर राजू अच्छा करने वालों को, जो अच्छा करेगा उसे इनाम देगा, और जो गलत करेगा उसे दंड भी देगा। ये तीनों अधिकारी हैं, राजू, युक्तक और प्रदेशक। नेक्स्ट देखेंगे 7वां शिलालेख। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय में स्थापित करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 12वां शिलालेख। 7वां शिलालेख आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है सबसे बड़ा शिलालेख कौन था, तो 7वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख देखेंगे तो इसमें स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। यानी जो स्त्रियों की स्थिति, दयनीय स्थिति है, उसे सुधारने के लिए स्त्री महामात्र नामक एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। 13वां शिलालेख और सबसे इम्पॉर्टेंट शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है 13वां शिलालेख। नेक्स्ट देखेंगे सर एक कुहना अभिलेख। यह द्विभाषीय अभिलेख है, यानी इसमें ग्रीक एवं अरमाइक भाषा दोनों का यूज किया गया है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें द्विभाषी अभिलेख कहा गया है। सर एक कुहना अभिलेख, जिसमें अरमाइक एवं ग्रीक भाषा दोनों इस्तेमाल किया गया। देखेंगे मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख। तो ये दोनों के दोनों अभिलेख पाकिस्तान में पाए गए हैं। क्वेश्चन में दे देगा कि कौन से अभिलेख भारत में स्थित नहीं है या कौन सा अभिलेख पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, पशुपालन था। इसमें जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि। क्वेश्चन पूछ लेगा मौर्यकालीन में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता भूमि। नेक्स्ट ये था शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन संगठन। जो मौर्यकालीन संगठन है, जैसे श्रेणी किसे कहा जाता था, तो श्रेणी जो शिल्पकारों का संगठन होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। और निगम जो होता था, निगम व्यापारियों का संगठन कहलाता था। सार्थवाह किसे कहते थे, यह कारवां का संगठन था। नेक्स्ट देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या टोटल 26 थी। हम 26 के 26 देखने वाले हैं नहीं, हम लोग वही बिंदु को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो पहला देखेंगे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते। ये कृषि विभाग के कार्यकालों को देखने वाला सीता अध्यक्ष कहलाता था। और जो गुड़ पुरुष होता था, गुड़ पुरुष को गुप्तचर में लगाया जाता था। इसमें दो प्रकार के होते थे, एक संचार होता था, एक अस्थायी होता था। संचार वाला जो होता था उसे चलयमान गुप्तचर कहते, मतलब एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता था, एक स्थान पर नहीं रहता था, वो स्थान पर घूमकर सूचनाएं इकट्ठा करता था और राजा को देता था। नेक्स्ट था समाहर्ता। एक कर का अधिकारी होता था, यानी टैक्स से रिलेटेड कोई भी अगर बिंदु देखना है, टैक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसे समाहर्ता देखता था। नेक्स्ट था राक्षिन। तो राक्षिन जो होता था वो पुलिस विभाग का कार्यकाल देखता था। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। तो मौर्यकालीन वास्तुकला जो है इसमें देखेंगे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद पूछेगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सारनाथ में, इस पर जो अशोक स्तंभ है इस पर 4 शेर की मुड़ी है और यही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। जो अशोक स्तंभ है उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा यक्षिणी की मूर्ति पटना में, यक्षिणी की मूर्ति पटना में, ये सभी के सभी जो हैं अशोक द्वारा बनवाए गए थे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा परीक्षा का विषय, चूँकि अशोक हमको देखना है। अब अशोक के द्वारा सांची के स्तूप, अशोक स्तंभ, यक्षिणी की मूर्ति, ये तीनों के तीनों बनवाए गए थे।
नेक्स्ट देखेंगे अशोक के समय प्रांतों की संख्या। बिंदुसार के या चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या टोटल 4 थी, लेकिन जब अशोक शासन करने लगा तो उसमें प्रांतों की संख्या टोटल 5 हो गई थी। पहला उत्तरापथ, ये तक्षशिला पाकिस्तान था। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी महाराष्ट्र का क्षेत्र आता था। अवंती, अवंती यानी उज्जैनी जिसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता था। और नेक्स्ट था पूर्वी भाग में पाटलिपुत्र यानी पटना का क्षेत्र आता था, पटना बिहार का। पांचवा जो जुड़ा था इससे अशोक के समय में एक कलिंग, जब कलिंग को जीता था तो इसका ये 5 राज्य हो गए थे, वैसे पहले 4 ही थे, तो कलिंग ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक ढांचा, यानी मौर्यकालीन में प्रशासनिक ढांचा कैसे था। तो मौर्यकालीन में जो प्रशासनिक ढांचा था, विस्पति जो होता था उस जिले, यानी जिले को क्या कहा जाता था, पहली बात याद रखिएगा, जिले को विस कहा जाता था और जिले का जो अधिकारी होता था उसे विस्पति कहा जाता था। अब गोप वर्ड बेसिकली यूज किया गया है कि 10 गाँव का जो मुखिया होता था, 10 गाँव का जो मुखिया होता था उसे गोप कहा जाता था। ग्रामिक जो होता था वो गाँव का मुखिया होता था, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामिक थी। पूछ लेगा कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाटलिपुत्र से अशोक के एक भी अभिलेख नहीं मिले हैं। ये बड़ी बात है कि पाटलिपुत्र में इसके एक भी अभिलेख नहीं मिले हैं। इसका कारण ये था कि पाटलिपुत्र में यह शासन करता था, यानी पाटलिपुत्र में इसका शासन था ही, तो पाटलिपुत्र में इसका शासन था, तो पाटलिपुत्र में इसके बारे में किसी को ये तो नहीं कि जानकारी बताना हुआ, तो पाटलिपुत्र में इसके बारे में सब कोई जानता था, इसलिए पाटलिपुत्र के बारे में कभी बताया नहीं। पाटलिपुत्र में इसका एक भी शिलालेख नहीं मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन तो करते थे परंतु इसके अधीन नहीं थे, यानी ये हम कह सकते हैं श्रीलंका पर अशोक का कब्जा नहीं था। हाँ, उसके उपदेशों का जो भी उपदेश रहता था उसका पालन जरूर करते थे। तो ये रहे अशोक से रिलेटेड मौर्यकालीन की सभी महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आप लोगों को पढ़ने में, इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा और पेट में इससे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग सही से पढ़कर इसको रिवीजन करके जाएंगे तो, क्योंकि बहुत ही कम समय में पूरा मौर्य काल जो भी सिलेबस के अनुसार दिया था हमने कंप्लीट करा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।